लोकतंत्र देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। उत्तर प्रदेश में अगले साल की शुरुआत में चुनाव होने वाले हैं और ये सच है कि दिल्ली की सत्ता का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर जाता है, लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि यूपी की सत्ता का रास्ता पूर्वांचल से होकर गुजरता है। ऐसे में सभी दलों की नजर पूर्वांचल पर है, क्योंकि माना जाता है कि पूर्वांचल की जनता कभी एक पार्टी के साथ नहीं रहती है। सत्तारूढ़ बीजेपी पूर्वांचल पर विशेष ध्यान दे रही है और इस क्षेत्र को नई नई सौगातें भी दी जा रही है। इसी कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुशीनगर में एयरपोर्ट का उद्घाटन किया और कई दूसरी विकास परियोजनाओं का शिलान्यास भी किया। बीजेपी का लक्ष्य इन विकास परियोजनाओं को भुनाकर आने वाले चुनावों में पूर्वांचल में अपनी स्थिति को और संगठन को और मजबूत करना है। रिपोर्ट देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को उत्तर प्रदेश के कुशीनगर एयरपोर्ट का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने इस दौरान 280 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से कुशीनगर में निर्माण किए जाने वाले राजकीय मेडिकल कॉलेज की आधारशिला भी रखी। साथ ही 180 करोड़ रुपए से अधिक की लागत की 12 विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी किया। राज्य में अगले साल की शुरुआत में चुनाव होने वाले हैं और ऐसे में पीएम मोदी विपक्ष पर और खासकर सपा पर निशाना साधने से नहीं चूके। 2017 से पहले, योगी जी के आने से पहले जो सरकार यहां थी, उसे आपकी दिक्कतों से, गरीब की परेशानी से कोई सरोकार नहीं था। पहले की सरकार ने अपने कर्म को घोटालों से जोड़ा, अपराधों से जोड़ा। वहीं राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री की तारीफ करते हुए कहा कि वो देश को निरंतर विकास के पथ पर ले जा रहे हैं। पूर्वी उत्तर प्रदेश के विकास की एक नई उड़ान को मजबूती के साथ आगे बढ़ाने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद और उनका सानिध्य पूर्वी उत्तर प्रदेश के 5 करोड़ से अधिक नागरिकों को प्राप्त हो रहा है। इस अवसर पर मैं तथागत भगवान बुद्ध की इस पावन धरती पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। पूर्वी उत्तर प्रदेश के इस कुशीनगर में भगवान बुद्ध की महापरिनिर्वाण स्थली है। हालांकि कुछ देर बाद ही समाजवादी पार्टी की ओर से प्रतिक्रिया आई। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने कुशीनगर एयरपोर्ट को सपा सरकार का काम बताते हुए मोदी सरकार पर तंज किया। उन्होंने ट्वीट किया कि जबकि शिलान्यास की एक ईंट तक भी इन्होंने नहीं लगाई, तब भी सपा के कामों का उद्घाटन करने आ गए भाजपाई, लेकर अपनी कैंची फीता माला मिठाई। भाजपाई ये याद रखें कि पायलट बनने से प्लेन आपका नहीं हो जाता, और ये भी कि जिस रनवे से आप उड़ान भर रहे हैं उसकी जमीन किसी और ने तैयार की थी। दरअसल यूपी चुनावों में पूर्वांचल की लड़ाई अहम रहने वाली है। इसी को देखते हुए पीएम मोदी ने कुछ दिन पहले अपने संसदीय क्षेत्र काशी से यूपी मिशन का आगाज किया था। इस दौरान उन्होंने काशी को 1500 करोड़ की परियोजनाओं का सौगात दिया था। बीजेपी का लक्ष्य इन विकास परियोजनाओं को भुनाकर आने वाले चुनावों में पूर्वांचल में अपनी स्थिति और संगठन को मजबूत करना है। योगी सरकार के वार्षिक बजट में भी पूर्वांचल पर विशेष कृपा देखने को मिली है। बजट में गोरखपुर मॉडर्न ऑडिटोरियम के लिए 29 करोड़ 50 लाख रुपए, गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस के लिए 550 करोड़ रुपए, पूर्वांचल एक्सप्रेस के लिए 1000 करोड़ रुपए, हथकरघा और हैंडलूम के लिए 50 करोड़, बुनकरों को रियायती दर पर बिजली के लिए 150 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। पूर्वांचल के लिए बजट में इस प्रस्तावित आवंटन को चुनावी पैकेज कहा गया। ये सच है कि दिल्ली की सत्ता का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर जाता है, लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि यूपी की सत्ता का रास्ता पूर्वांचल से होकर गुजरता है। जिसने पूर्वांचल में अधिक सीटें हासिल कर ली, सत्ता उसे मिल गई। इसलिए बीजेपी पूर्वांचल में अपनी पकड़ और बढ़त दोनों बनाए रखना चाहती है। 2017 में बीजेपी सत्ता में आई, लेकिन पूर्वांचल की 10 सीटों पर उसकी स्थिति कमजोर बनी रही। पूर्वांचल के 28 जिलों की कुल 164 सीट में बीजेपी ने 115 सीटें लेकर रिकॉर्ड बनाया, लेकिन कई जिलों में पार्टी सपा से पीछे रह गई थी। वहीं अभी हाल में हुए जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में पूर्वांचल की 8 में से सिर्फ 4 सीटें ही बीजेपी जीत पाई। यहाँ 2 सीटें समाजवादी पार्टी ने जीती हैं। उत्तर प्रदेश की 33% सीटें पूर्वांचल से ही आती हैं।
2022 के चुनाव को ध्यान में रखकर सभी विपक्षी पार्टियां खास तौर पर पूर्वांचल पर निगाहें लगाए हुए हैं, क्योंकि माना जाता है कि पूर्वांचल की जनता कभी भी एक पार्टी के साथ नहीं रहती। भागीदारी मोर्चा के ओम प्रकाश राजभर भी ओबीसी और अति पिछड़ी जातियों को देखकर यही अपनी गोलबंदी कर रहे हैं। हाल में केंद्रीय मंत्रिमंडल में हुए फेरबदल में भी यूपी को पीएम मोदी की तरफ से विशेष वरीयता दी गई है और मोदी कैबिनेट में अभी 4 मंत्री पूर्वांचल से ही हैं। फेरबदल में न सिर्फ जाति गणित को साधने की कोशिश की गई है, बल्कि सहयोगी पार्टियों को भी मनाने के प्रयास दिखे। लिहाजा ये माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री ने जिस पूर्वांचल में सौगातों की झड़ी लगाई है, उससे बीजेपी को एक नई ऊर्जा मिलेगी और पार्टी भी मजबूत बनेगी। ब्यूरो रिपोर्ट। तो उत्तर प्रदेश को जीतना है तो पूर्वांचल से होकर उत्तर प्रदेश के जीत का रास्ता निकलता है, यानी कि सत्ता का रास्ता निकलता है। और ऐसे में केंद्र पर काबिज होना है तो उत्तर प्रदेश को जीतना बहुत जरूरी है। लेकिन बीजेपी लगातार कोशिश कर रही है। लोगों को, पूर्वांचल के लोगों को खास पैकेज दिया गया। कुशीनगर में जिस तरह से अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का उद्घाटन किया गया, कॉलेजेस का उद्घाटन किया जा रहा है, निर्माण किया जा रहा है, तमाम तरह की योजनाएं यहां पर चलाई जा रही है। यूपी की सरकार की तरफ से प्रधानमंत्री लगातार पूर्वांचल पर नजर बनाए हुए हैं। ऐसे में इस विषय पे हम तफसील से चर्चा करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि बीजेपी तो लगातार कहीं ना कहीं आगे बढ़ रही है पूर्वांचल में, या फिर यूं कहे कि लगातार एक बार फिर से सत्ता पर काबिज होने के लिए जद्दोजहद कर रही है। लेकिन बाकी पार्टियों की किस तरह की तैयारी, ये भी आज हम जानेंगे। हमारे साथ खास मेहमान मौजूद है, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। सरिता पटेल जी इस वक्त हमारे साथ हैं, स्पोक पर्सन है कांग्रेस यूपी की। बहुत स्वागत है सरिता जी आपका। हमारे साथ डॉक्टर अरविंद गुप्ता जी जुड़ गए हैं, जो कि स्पोक पर्सन है सपा के। बहुत स्वागत है अरविंद जी आपका। और दीपक सोनकर जी इस वक्त हमारे साथ है, स्पोक पर्सन है बीजेपी यूपी के। आपका भी बहुत स्वागत है। सोनकर साहब, शुरुआत आपसे ही कर लेते हैं। अब सवाल इस बात को लेकर है, क्या घोषणाओं से, क्या उद्घाटन से, क्या शिलान्यास से और क्या पैकेज देने के साथ ही पूर्वांचल को उत्तर प्रदेश में बीजेपी जीत पाएगी क्या? धन्यवाद मेरा जी। मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये एक बहुत ही अर्थ का विषय है। आज उत्तर प्रदेश में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बौद्ध की धरती कहे जाने वाले कुशीनगर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट का शुभारंभ किया। साथ ही एक मेडिकल कॉलेज का भी शुभारंभ किया। जिस तरीके से ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनेगा, उसके साथ कनेक्टिंग जुड़ेगी, व्यापार बढ़ेगा, रोजगार बढ़ेगा और पर्यटन को भी एक बढ़ता मिलेगी। लगातार जनता के बीच में योजनाओं को पहुंचाने का काम भारतीय जनता पार्टी लगातार करती आ रही है। आज भी 2 योजनाओं के साथ साथ 12 और परियोजनाओं को प्रधानमंत्री जी ने उत्तर प्रदेश में एक देने का काम किया है और पूर्वांचल को और पूरे प्रदेश को एक बड़ी सौगात देने का काम किया है। हम सब लोगों को एक हर्ष होना चाहिए। पूर्वांचल की जीत कितनी महत्वपूर्ण है? पूर्वांचल कितना महत्वपूर्ण है आप लोगों के लिए? देखिए, हमारे लिए पूरा उत्तर प्रदेश महत्वपूर्ण है। पूरा उत्तर प्रदेश की जनता हमारे लिए महत्वपूर्ण है। हम पूरे जनता के लिए काम करने का काम करते हैं और पूरे देश में, पूरे प्रदेश में हर एक जनता को विकास तक पहुंचाने का काम किया है। चाहे वो किसी क्षेत्र में आप ले लीजिए, चाहे वो किसान नीति सम्मान हो, चाहे वो आवासीय योजना हो, पूरे प्रदेश की जनता, पूरे देश की जनता, चाहे वो वैक्सीनेशन का हो। आज वैक्सीनेशन को आप देखेंगे, आज भारत में नंबर 1 पर वैक्सीनेशन आया है। ये हमारे लिए एक बहुत बड़े उत्तरदायित्व की बात है। हम सब लोगों को आदरणीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहिए कि आज ऐसी योजनाओं से हमको लाभान्वित करने का प्रयास। ठीक है, उद्घाटन शिलान्यास से अरविंद गुप्ता जी, क्या जो हालात है, जो सिचुएशन है फिलहाल उत्तर प्रदेश में, खास तौर पे मैं पूर्वांचल की बात कर रही हूँ सर, किसान आंदोलन, लखीमपुर खीरी का कांड, या फिर पश्चिमी यूपी तराई बेल्ट की बात करें, अवध के इलाके की बात करें, इस तमाम मुद्दों को चलते, इन तमाम मुद्दों के चलते कहीं ना कहीं माहौल गर्म है और बीजेपी के खिलाफ है। लेकिन ऐसे में सपा
किस तरह की कोशिशें कर रही है पूर्वांचल में बीजेपी के गढ़ में सेंध लगाने के लिए, क्योंकि लगातार पूर्वांचल की जनता का ये माहौल रहा है, ये मिजाज रहा है कि वो कभी भी एक पार्टी के साथ नहीं जाती। इससे पहले 2012 में आपके साथ थी पूर्वांचल की जनता, तो आपकी सरकार बनी थी। 2017 में बीजेपी के साथ चली गई, लेकिन 2022 में आपके पास आए, आपके साथ आए, आपकी क्या तैयारी है सर? देखिए नेहा जी, मैं आपको बताऊं, आज जो जनता तो 2017 में जिसने सपा को छोड़ के भाजपा के साथ गई थी, आज उसी वास्तव में वो मनन कर रही है कि हमने कितनी बड़ी गलती करी है। जिस सपा की गवर्नमेंट में जिन्होंने इतने कम समय में रिकॉर्ड तोड़ काम किए, विभिन्न ऐसे कार्य हुए उत्तर प्रदेश में जो कभी उत्तर प्रदेश के लोगों ने सोचे नहीं थे। कभी आपने सोचा है कि आपको पुलिस में अगर रिपोर्ट लिखवानी हो तो आपको कोतवाली जाने की जरूरत नहीं है, पुलिस आपके पास घर बैठे आ जाएगी। कभी आपने सोचा है कि एम्बुलेंस जो है, जिसके लिए हम लोग कितने परेशान होते थे, एक नंबर पर आप डायल करेंगे, एम्बुलेंस आपके पास तुरंत आ जाएगी। ये वो कार्य थे जो यूपी के जो कमजोर वर्ग है, जो गरीब तबका था, उसके लिए एक संजीवनी बूटी की तरह उसने काम किया। मैं आपको बताऊं, माननीय अखिलेश जी जो है वो एक ऐसा विजन रखते हैं जिससे कि यूपी जो है उत्तर प्रदेश की ओर बनेगा। अब आप एक चीज देख लीजिए, आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने, अगर आज उन्होंने कहा होता कि 2 दिन से जो बारिश हुई है इसमें हमारा किसान तबाह और बर्बाद हो गया, तो शायद मैं ये समझता कि उन्हें यहाँ के लोगों की चिंता है। अगर इस टाइम जो दिवाली आने वाली है, महंगाई की वजह से जनता का दिवाला निकल गया, अगर वो इसके ऊपर 2 शब्द कहते तो मैं सोचता कि उन्हें हमारी जनता की चिंता है। आप समझ लीजिए, आगरा में भी आज वाल्मीकि जयंती के दिन से ही एक वाल्मीकि समाज के युवक की जो पुलिस कस्टडी में हत्या हो जाती है। अब आप बताइए कि मतलब उसके बारे में कोई शब्द नहीं कहा गया। लखीमपुर खीरी का जो मसला हुआ, जहां पे केंद्रीय मंत्री के बेटे ने जो है लोगों को निर्ममता से कुचल दिया, उसके लिए भी एक शब्द नहीं बोले गए। मैं कैसे मान लूं कि आप उत्तर प्रदेश की जनता का ख्याल ठीक है, रख रहे हैं? सरिता जी का रुख करें, उससे पहले दीपक सोनकर जी जवाब दे दीजिए। बहुत सारे सवाल आप लोगों पर खड़े हो रहे हैं, ना लखीमपुर कांड पे प्रधानमंत्री बोलते हैं, ना महंगाई पे बोलते हैं, ना बेरोजगारी पे बोलते हैं, ना भ्रष्टाचार पे बोलते हैं, ना जो हालात फिलहाल बने हुए हैं आर्थिक तौर पर उस पर बोलते हैं। क्या वजह है सर? देखिए, लगातार जनता के बीच में रह करके, जनता के बीच में जा करके उनकी समस्याओं को समझने का काम आदरणीय प्रधानमंत्री करते हैं, और नीचे से निकल करके जो जनता की समस्याएं आती हैं, उन्हीं प्रकार की योजनाओं को देश तक ले जाना, प्रदेश तक ले जाने का काम आदरणीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी करते हैं। और हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी मिल करके जनता को नीचे तक, माने डायरेक्ट उनकी योजना तक पहुंचाने का काम भी किया जाता है। भारतीय जनता पार्टी, जैसे हमारे अभी मित्र साथी प्रवक्ता कह रहे थे, मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, आपकी सरकार में किस तरीके से भूमाफियाओं को संरक्षण दिया जाता था? आपकी सरकार में मथुरा के अंदर किस तरीके से गोलीकांड किया जाता था? किस तरीके से उस गोलीकांड के आरोपी को आपका संरक्षण दिया जाता था? ऐसे भ्रष्टाचार का एक रिकॉर्ड पूरा खड़ा होता था, ऐसे ही बलात्कारियों का भी एक रिकॉर्ड पूरा खड़ा होता था। आपके सरकार में रहे, मैं आपको एनसीआरबी के डाटा बताता हूँ। एनसीआरबी के डाटा के हिसाब से उत्तर प्रदेश में अपराधों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है, बलात्कारों में बढ़ोतरी हुई है, महिलाओं के खिलाफ अपराधों में जबरदस्त बढ़ोतरी हुई है। और मैं आपको बताऊं, रही बात भूमाफिया की, तो आप एक चीज देख लीजिए, आज भूमाफियाओं को सरकारी प्रशासन का संरक्षण है, वो सरकार के संरक्षण में काम कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है सरिता जी, पूर्वांचल की याद आखिर एकदम से क्यों आ गई? वैसे अगर पूर्वांचल की बात करें, पूर्वांचल सत्ता तक पहुंचने में बहुत अहम भूमिका निभाता है। तकरीबन ये कहा जा सकता है कि 164 सीटें हैं पूर्वांचल में, जिस पर पिछली बार तकरीबन ज्यादातर सीटों पर 115 सीटों पर बीजेपी ने सत्ता पर वो काबिज हुई थी। कांग्रेस महज 2 सीटें ही जीत पाई थी, इसलिए कांग्रेस का वहां पर बहुत कम ये कहा जा सकता है कि वर्चस्व है। लेकिन अब पूर्वांचल आप लोगों के लिए भी बहुत अहमियत रखता है। जिस तरह से हम देख रहे हैं, पूर्वांचल में काशी में जाती हैं प्रियंका गांधी वाड्रा, वहां पर भी कहीं ना कहीं अपनी जो भाषण की शुरुआत है वो स्वास्तिक के साथ करती हैं, दुर्गा स्तुति के साथ भी उन्होंने इससे पहले जब रैली की थी तब की थी। क्या सॉफ्ट हिंदू के टारगेट को लेकर आगे बढ़ रही है क्या कांग्रेस?
देखिए, बात सॉफ्ट हिंदुत्व की नहीं है। अगर आप ध्यान देखिए तो वहाँ पे जो रैली का जो शुरुआत हुई, वो एक आयत था अजान का, उसको पढ़ा गया, दुर्गा स्तुति पढ़ी गई, मंत्र, मतलब ये सभी धर्मों को जिस तरीके से लोकतंत्र में स्पेस देने की बात है, प्रियंका जी ने वहाँ से इसकी शुरुआत की। तो ये जो पूरा प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है, हमको लग रहा है कि बात है हिंदुत्व की, तो उसमें भी कोई बुराई नहीं है, लेकिन बात है कि इसको हम किस तरीके से प्रचारित करते हैं। दूसरी सबसे बड़ी बात मैं कह रही हूँ कि देखिए, अभी बीजेपी को जिस तरीके से पूर्वांचल की याद आ रही है, ये पूर्वांचल की याद इसलिए आ रही है कि कांग्रेस और प्रियंका गांधी जी ने यहाँ पे एक रैली की, इसमें आपने भी देखा कि लाखों की भीड़ थी उसमें, और वो भीड़ ऐसा भी नहीं कि पूरे उत्तर प्रदेश की भीड़ थी, ये सिर्फ पूर्वांचल की भीड़ थी। और स्वतः तरीके से आए हुए लोग, महिला थी, नौजवान थे, मजदूर थे, किसान थे, सभी लोग आए। और ये इसलिए लोग वहाँ पर आए हैं क्योंकि जिस तरीके से पूरे उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने अत्याचार किया है, वो चाहे महिलाओं के साथ रेप की घटना हो, चाहे किसानों के ऊपर लाठीचार्ज हो, उनके आंदोलनों को कुचलने का सवाल हो, नौजवानों का जो रोजगार के सवाल पे आंदोलन चल रहा है, इन सारे अत्याचारों के खिलाफ उत्तर प्रदेश की जनता, पूर्वांचल की जनता जो है बीजेपी से आज ही जा गई है। ये आप देखिए कि लगातार जिस तरीके से डिमांड प्रियंका जी लगातार लड़ रही हैं। लखीमपुर की घटना जैसे अभी ताजा घटना है, अभी तक क्यों नहीं गृह मंत्री की बर्खास्तगी हो रही है? ये नहीं हो रही है कि बीजेपी कहीं ना कहीं ऐसे अपराधियों को सह देती है, अपराध करने वाले लोगों को पार्टी में। ठीक है, दीपक सोनकर जी, इन जख्मों पर क्या उद्घाटन का मरहम लग पाएगा क्या सर? क्या शिलान्यास का मरहम लग पाएगा? क्या ये जो घोषणाएं की जा रही है उनका मरहम लग पाएगा? जो लखीमपुर कांड में हुआ, जो अगर हम देखें किसान आंदोलन में जो हुआ, या फिर जिस तरह से किसान लगातार सड़कों पर बैठे हुए हैं, क्या इनका असर पश्चिमी यूपी या फिर पूर्वांचल में नहीं पड़ेगा क्या? देखिए, जनता का ध्यान और विकास की ओर है। जिस तरीके से 4.5 साल के अंदर उत्तर प्रदेश सरकार पार्टी ने विकास का काम किया है, डायरेक्ट जनता तक योजना पहुंचाने का काम किया है, चाहे वो आप किसी भी योजना को उठाकर देख सकते हैं, हर योजना तक जनता तक पहुंचाने का काम किया है। जैसा कि आप बार बार पूर्वांचल की बात कर रहे हैं, योजना हमने पूरे उत्तर प्रदेश, पूरे देश में पहुंचाई। हमारा ध्यान पूर्वांचल पर नहीं है, हमारा ध्यान पूरे प्रदेश पर है, पूरे प्रदेश की जनता पर है। चलिए, लेकिन जो सौगातों की झड़ी लगा रखी है आपने, उससे तो लग रहा है कि पूर्वांचल बहुत महत्वपूर्ण हो गया आपके लिए। यहाँ जी सुन लीजिए, यहाँ जी 10 सेकंड। अभी हमारी बहन जी सरिता जी बोल रही थी, प्रियंका गांधी जी वहां आगरा जाने के लिए, लखनऊ जाने के लिए करने जा रही हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि पंजाब में रहने वाले एक दलित की कुछ आंदोलनकारियों के धरना प्रदर्शन कर रहे स्थान पर उनकी बर्बरता से हत्या कर दी जाती है और वो अपनी हत्या की सहाय मांगता है। पंजाब के आपके दलित होने के साथ साथ प्रियंका गांधी जी, राहुल जी कब उस दलित के घर पर जाएंगी, कब उसको वहां मुआवजा दिलाने का काम करेंगी? और आपके पंजाब के मुख्यमंत्री जो खुद एक दलित है, वो कब उस दलित के परिवार में जाएंगी? मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं। सरिता पटेल जी, क्यों वहाँ पे चुनाव नहीं है इसलिए वहाँ पे प्रियंका गांधी वाड्रा नहीं जाएंगी क्या? आपसे मैं सरिता चाहता हूँ, सरिता जी कब प्रियंका जी जाएंगी, उत्तर प्रदेश में कब राहुल जी जाएंगे, कब चन्नी जी पंजाब के मुख्यमंत्री प्रियंका जी के पास जाएंगे? उत्तर प्रदेश की दूसरा, जिस तरीके से इसलिए पूरा फोकस छत्तीसगढ़ में जिस तरीके से करते हैं, और प्रियंका जी छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री जी भूपेश बघेल जी सुन लेते एक एक करके सोनकर जी रुक जाइए। ठीक है, राहुल जी हर जगह जा रहे हैं, राहुल जी बोल रहे हैं, प्रियंका जी बोल रही है, कौन नहीं बोल रहा है भाई? पंजाब के अंदर की आप बात कर रहे हैं, पंजाब के मेरा सवाल है, नहीं बोल रहे हैं, लेकिन बात आपके ऊपर है, बात आपके ऊपर है कि कानून व्यवस्था का उल्लंघन करने का प्रयास जिम्मेदारी मिली थी, इसी तरीके आप पूर्वांचल को लेकर के घबरा गए हैं कांग्रेस की रैली को लेकर के। आपके अंदर की ये जो बेचैनी है, ये दिखाता है कि आपने जो अत्याचार उत्तर प्रदेश की जनता पे किया है, पूर्वांचल की जनता पे किया, ये रैली इस बात की बेचैनी है कि प्रियंका गांधी जी ने जो बनारस से आगाज किया है,
उत्तर प्रदेश में 2022 के चुनाव को लेकर के, उससे आप लोग घबरा गए। बस लगातार प्रियंका जी हर एक मुद्दों पे एड्रेस कर रही हैं। बहुत महत्वपूर्ण सवाल, चलिए मैं पूछूंगी, लेकिन अरविंद जी बहुत देर से कुछ कहना चाह रहे थे। अरविंद जी, जब सबसे पहले अपनी बात रख दीजिए, फिर मैं आगे गेस्ट के पास जाऊं। देखिए, आपने आज एक चीज तो एहसास किया ही होगा, चाहे पीएम हो चाहे सीएम हो, हर एक को एक ही डर सता रहा है कि समाजवादी पार्टी जिस आगाज के साथ बढ़ रही है, आने वाले 2022 में समाजवादी पार्टी अपने पूर्ण बहुमत के साथ आएगी। माननीय अखिलेश जी पुनः मुख्यमंत्री बनेंगे, क्योंकि एक बात आप बता दूं, अब उत्तर प्रदेश की जनता जो है, सर ये दावा तो सभी कर रहे हैं, ये दावा तो सभी कर रहे हैं। अभी आपने सरिता जी को सुना, वो कह रही हैं कि रैली में इतनी भीड़ जुट गई थी कि और जो पार्टियां हैं वो परेशान है। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, अभी कांग्रेस को जैसे टेक्स आई, इन्हें अभी समय चाहिए, और इन्हें अभी जो है, देखिए अब उत्तर प्रदेश में सैटेलाइट से जो है पैराशूट के द्वारा जो लॉन्चिंग होती है, उस लॉन्चिंग से काम नहीं चलेगा। अब तो आपको पूरे 4.5 साल जो है लगातार कार्य करना पड़ेगा, और फिर जब 6 महीने बाद जनता के बीच में अपना पक्ष रखने के लिए जाएंगे, तब जनता आपको स्वीकार करेगी। लेकिन केवल 4.5 साल आप गायब रहे, उसके बाद 6 महीने लास्ट में अगर आ जाते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि जनता इस बार किसी को भी ऐसे व्यक्ति को स्वीकार करेगी। ठीक है सरिता जी, पूर्वांचल की पड़ती जमीन से आप लोगों को कितनी आस है? अभी आपने अरविंद जी को सुना, ये कह रहे हैं अभी वक्त लगेगा, कांग्रेस कहीं रेस में नहीं है। आप लोग कहते हैं कि हमारा तो सीधा मुकाबला बीजेपी से है, सपा और बीएसपी कहीं रेस में नहीं है। अखिलेश जी का ये जो ओवर कॉन्फिडेंस है, अखिलेश जी को लग रहा है कि बिना लड़े हुए जनता के मुद्दे से, बिना लखीमपुर के सवाल को लड़े हुए, बिना उन्नाव की घटना को लड़े हुए जनता हमको वोट देगी। पूर्वांचल की जनता मूर्ख नहीं है। पूर्वांचल की जनता देख रही है कि हमारे सवालों पे कौन लड़ रहा है। हमारे सवालों पे न तो अखिलेश जी घर से बाहर निकल पा रहे हैं, हमारे सवालों पे न तो मायावती जी घर से बाहर निकल पा रही हैं। मायावती जी का एक काम है बस ट्वीट कर देना है। तो निश्चित तौर से ये जो भीड़ आई है यहाँ के रैली, प्रियंका जी के रैली में, ये दिखाता है कि पूर्वांचल की जनता प्रियंका जी को पसंद कर रही है, प्रियंका जी के काम को पसंद कर रही है। अजय लल्लू का जो संघर्ष उत्तर प्रदेश की सड़कों पे है, कांग्रेस कार्यकर्ताओं का जो संघर्ष है, और सबसे बड़ी बात कि कांग्रेस का जो सांगठनिक काम है, लगातार हम लोगों ने जिस तरीके से जमीनी स्तर पर मेहनत किया है, उसका नतीजा ये भीड़ है। और ये पूर्वांचल की जनता निश्चित तौर पर तय करेगी। वो दिन देखिए, अखिलेश जी की भी सरकार थी, बीएसपी की भी सरकार थी, अभी भाजपा की भी सरकार है, लेकिन एज ए विपक्ष सपा एज ए मजबूत विपक्ष उत्तर प्रदेश के अंदर थी। लेकिन आप बताएं कि क्या एक भी सवाल पर अखिलेश यादव बोल पाए हैं? जनता के सवाल पर सड़कों पे आंदोलन कर पाए हैं? अखिलेश यादव की गिरफ्तारी हो पाई है? आप मजबूत विपक्ष की भूमिका में नहीं है अरविंद गुप्ता जी, उनकी गिरफ्तारी हो पाई है? कोई एक सवाल से नहीं बोल रहा है। तो पूर्वांचल की जनता मूर्ख नहीं है। नहीं तो कांग्रेस तो ये कहती है, कांग्रेस तो ये लगातार कहती है कि सिर्फ फुटेज खाने के लिए अखिलेश यादव सामने आते हैं, ट्विटर पे पहले ही लिख देते हैं कि जी 9 बजे मैं घर से बाहर निकलूंगा, आइए मुझे अरेस्ट कर दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, ऐसा है क्या? और झाड़ू लगाने की घटना जो है, आप समझ रही हैं कि प्रियंका जी तो रोज झाड़ू लगाती है सड़कों पे। देखिए, जब एक फुटेज लेने की बात आ रही है, अब आप बताइए झाड़ू लगाने में और ये पूरा सियासी ड्रामा करने में क्या पूर्वांचल की जनता फंसने वाली है क्या अरविंद गुप्ता जी? बिल्कुल नहीं। मैं आपको एक चीज बता दूं, पूर्वांचल की जनता इस बार जो वो एक चीज ध्यान रख रही है कि कैसे अखिलेश जी ने उनके तालाबों का पुनरुद्धार कराया था, किस तरीके से हमारे मतलब उनके ही एक मंत्री को उन्होंने जब देखा कि वो ठीक से काम नहीं करे, उन्होंने तुरंत अरेस्ट करा दिया था। और आपको मैं बता दूं कि अखिलेश जी का जो फ्यूचरिस्टिक विजन है, उस विजन को अब लोग स्वीकार कर रहे हैं। वो देख रहे हैं कि आज जो है, अगर सर जो विजन था उसको तो जनता ने नकार दिया, अब कौन सा नया विजन लेके आए हैं आप? देखिए, एक बात बताइए आप, कई बार क्या होता है कि लोग जो है परिवर्तन स्वीकार नहीं कर पाते हैं, लेकिन अगर वो परिवर्तन लोगों के भले के लिए होता है तो थोड़े समय के बाद वो उसी को पुनः उस पर पुनर्विचार करते हैं और उसे दोबारा सुयोग शक्ति प्रदान करते हैं। यही चीज इस टाइम उत्तर प्रदेश में हो रही है। लोग अपने दिलों में अब अखिलेश जी को जगह दे रहे हैं। वो देख रहे हैं कि सर ये तो वक्त बताएगा, ये तो जनता बताएगी। बहुत जल्दबाजी है ये कहना कि जनता दिल में जगह दे रही है या नहीं। सोनकर जी एक सवाल आपसे है मेरा। सवाल ये कि अगर हम पूर्वांचल की, क्योंकि हम बात कर रहे हैं, गोरखपुर
योगी आदित्यनाथ का गढ़ कहा जाता है, काशी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सांसद है। क्या पूर्वांचल की जो स्थिति है वो और ज्यादा मजबूत कर देती है इन स्थितियों के बाद? लेकिन सर जब हम देखते हैं कि गोरखपुर अपने ही गढ़ में अगर संसदीय का चुनाव, उपचुनाव आप हार जाते हैं, तो इससे क्या लगता है कि पूर्वांचल आपके हाथ से अब छिटकता हुआ दिखाई दे रहा है? देखिए, लगातार पूर्वांचल चाहे पश्चिम क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में विकास करने का काम सरकार, केंद्र सरकार ने किया है। चाहे वो गोरखपुर सवाल पे आइए। मैं सवाल पे ही आ रहा हूँ, हाँ, मैं वही आ रहा हूँ, मैं आपकी बात पर वही आ रहा हूँ। तो सब विकास का कार्य करते हैं, लगातार पूर्वांचल में संपर्क करने के बावजूद भी इस बार जिस तरीके से 4.5 साल के अंदर हर एक जनता को विकास पहुंचाने का काम किया है, गोरखपुर आपके हाथ से क्यों गया सर? इस विकास के मुद्दे पर ही होने वाला चुनाव है। गोरखपुर आपके हाथ से क्यों गया सर? जी, गोरखपुर आपके हाथ से क्यों गया? नहीं, गोरखपुर हमारे हाथ से जाने वाला नहीं है। सवाल और है, 3050 में से 665 जीते जिला पंचायत इलेक्शन में। भैया अरविंद जी सुन लीजिए, सरिता जी बता रही थी, तो मैं तो आपको बताना चाहता हूँ, प्रियंका जी ने तो उत्तर प्रदेश में 100 सीटों का ही लग लिया है, तो वो कितनी सीटों तक जाएंगे? पूर्वांचल में आपको कितनी? गोरखपुर आपके हाथ से क्यों गया सर? गोरखपुर योगी आदित्यनाथ का गढ़ कहा जाता है। पूर्वांचल में अगर समझिए कि सीएम योगी आदित्यनाथ का गढ़ गोरखपुर, काशी से सांसद हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उसके बावजूद भी अगर गोरखपुर की संसदीय सीट आप हार जाते हैं, तो क्या क्या माना जाए कि अब पूर्वांचल की जनता आपको नहीं पसंद कर रही है क्या? आप देखें अगर हम, लेकिन फिर भी अमूमन सीटों पर बीजेपी का कब्जा था। ऐसे में बीजेपी के गढ़ में सेंध लगाने के लिए अब सपा का अगला कदम क्या होगा, ताकि पूर्वांचल में कम से कम अपना जो पहले का रिकॉर्ड है वो कायम किया जा सके? देखिए, मैं आपको बताऊं, इस बीच समाजवादी पार्टी की बिल्कुल ठोस रणनीति पे काम कर रही है। हम हर समाज के हर उस वर्ग को जोड़ना चाहते हैं जिसे बीजेपी तोड़ना चाहती है। हम मेनली जो राजनीति करना चाह रहे हैं वो केवल डेवलपमेंट के ऊपर पूरी तरीके से फोकस करना चाहते हैं। देखिए, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर 2017 में अगर आपने विकास, 2012 में अगर आपने विकास किया होता तो 2017 में आपकी सरकार बनती ना। अगर जनता भी विकास के मुद्दे को ही आगे बढ़ाती है, उसी पे स्टैंप लगाती है, उसी पर मोहर लगाती है, बिल्कुल सहमत हूँ, तो क्यों आपको नहीं चुना? कहीं ना कहीं कुछ चीजें ऐसी रही होंगी जो जनता को पसंद नहीं आई। मैं आपको एक चीज और बता दूं, जब कहीं पर भी हम किसी अच्छी चीज के लिए बदलाव करते हैं तो कई बार क्या होता है, उन बदलाव से परेशानियां भी पैदा होती। लेकिन मैं एक चीज जरूर कहूंगा, आप साइंस किसी भी क्षेत्र में निकल जाइए, हर व्यक्ति आज एक चीज कह रहा है कि नहीं, अखिलेश जी ने काम तो अच्छा किया था, अखिलेश जी ने काम तो। मैं आपको डाटा बताता हूँ, अभी ये जो 108 एम्बुलेंस है, इससे अभी तक 7,83,00,000 लोगों को इलाज के लिए ले जाया गया। इसका कॉल रिकॉर्ड सेंटर पे आप चाहिए तो पता करा लीजिए। अब आप बताइए, कितनी बड़ी एक चीज थी जो कि मतलब हम लोगों के जो गरीब तबका है उसके लिए कितना इम्पोर्टेंट चीज है ये। अब आप खुद सोच के देख लीजिए, चाहे वो मेट्रो हो, चाहे वो स्टेडियम हो, चाहे कोई भी चीज ले लीजिए आप। अब आप एक चीज देखिए, लायन सफारी जो है, दिस इज द बेस्ट सफारी इन एशिया। आपने क्या किया, पूरी लायन सफारी को बर्बाद कर दिया, केवल इसलिए कि माननीय अखिलेश जी ने बनाई थी। अरे भाई, इससे क्या फर्क पड़ता? माननीय अखिलेश जी ने बनाई थी, लेकिन उसमें पैसा तो सरकारी लगा था, वहां के लोगों के लिए था। लायन सफारी अगर डेवलप हो जाता तो कितने लोगों को वहां रोजगार मिलता। ठीक है। अब मैं दूसरी चीज पे आपको आता हूँ। आज आने वाले समय में थोड़े दिन बाद दीपावली आ रही, आप बताइए किसी गरीब के घर का दिया कैसे ठीक होगा? आज अभी भी कोरोना में लोग बिल्कुल नहीं चेते, इन्हें कहीं पर भी नहीं, लोग मरने लगे, गंगा मिलाते उस तैरने लगी, तब भी ये नहीं चेते। आज डेंगू ने भी वही रूप अख्तियार कर रखा है। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि देखिए, अब भी ये सरकार जाग जाए, डेंगू भी एक कोरोना की तरह बहुत महामारी की तरह फैल रहा है। आप देखिए, हॉस्पिटलों में बेड नहीं है, एंटी मलेरियल ड्रग्स की जबरदस्त कमी आ रही है, प्लेटलेट्स बढ़ाने वाली दवाइयों की बहुत कमी हो गई है मार्केट। ठीक है,
सरकार है। इस कान पे जू नहीं ठीक है देगा। सर, मैं लौटूंगी आपके पास, आऊंगी फिर से। सरिता जी, अब सवाल इस बात को लेकर, पूर्वांचल में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मंत्रिमंडल का विस्तार किया था, पूर्वांचल से 4 मंत्रियों को मौका दिया गया है। क्या इन तमाम चीजों का भी असर पड़ेगा चुनाव में, और क्या लगता है कि इससे फायदा होगा बीजेपी को? बात असर की नहीं है, बात है कि जब चुनाव नजदीक आते हैं तब पूर्वांचल की याद आती है। उससे पहले आपने इन मंत्रियों को मंत्रिमंडल में जगह क्यों नहीं दिया? तो अब जनता भी समझ रही है कि आप वोट की राजनीति कर रहे हैं, इससे बहुत फर्क नहीं पड़ना है। अगर आपको इतनी ही पूर्वांचल की चिंता रही होती, दलितों पिछड़ों की चिंता रही होती, तो आप पहले जब आपका शुरुआत में मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ, आपने जगह क्यों नहीं दिया? क्यों आपको अनुप्रिया की याद नहीं आई? बात ये है कि अब पटेलों की इसलिए याद आ रही है, अनुप्रिया की याद आ रही है कि 2022 का चुनाव है। दूसरा ये भी कि ये सब भी लोग जो हैं, जो आज अपने स्वार्थ के लिए बीजेपी में जा रहे हैं, ये सिर्फ ये सोच रहे हैं कि पटेल जो है बिकाऊ हैं, अन्य जातियां बिकाऊ हैं, उनके इशारे पे चलेंगे और बीजेपी मंत्रिमंडल में इनको जगह मिल जाएगा तो ये इस नाम से वोट दे देंगे। तो पूर्वांचल की भी जनता अच्छे से समझ रही है। आज आप आकर के नीचे देखिए कि कितना रिएक्शन है इन लोगों को लेकर के। लोग कह रहे हैं कि बीजेपी ने जिस तरीके से ठगा है हम लोगों को, हम लोग भूल नहीं सकते हैं। आज दाल के दाम जिस तरीके से हैं, पेट्रोल के दाम जिस तरीके से हैं, महंगाई इस कदर है कि हाल ही में पहले कहा जाता था कि कुछ नहीं मिलेगा तो दाल रोटी खा लेंगे। दीपक जी, ऐसा है क्या? ऐसा है क्या? जनता ये कह रही है क्या कि बीजेपी ने ठगा है हमें? क्योंकि पंचायत चुनाव जो हुए सर, वो काफी हद तक तस्वीरें साफ कर गए, नहीं लगता आपको? नहीं, बीजेपी 3050 में से 665 सीटें जीती है केवल भारतीय जनता पार्टी। साफ मैसेज है कि बीजेपी को अब ये लोग बर्दाश्त करने वाले नहीं है। बीजेपी को सत्ता से हटाना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि कांग्रेस की सरकार उत्तर प्रदेश के अंदर बने, क्योंकि कांग्रेस लगातार सड़कों पे लड़ रही है। और दूसरी बात मैं कहना चाहती हूँ कि अभी शुरुआत में ये एक पूरा चलाया जा रहा है कि सॉफ्ट हिंदुत्व, सॉफ्ट हिंदुत्व। बात सॉफ्ट हिंदुत्व की नहीं है। आप अगर ध्यान दीजिए तो जिस तरीके से शुरुआत अरदास से हुआ, एक जो है कुरान की आयत पढ़ी गई, फिर प्रियंका जी 9 दिन की व्रत थी, उन्होंने दुर्गा स्तुति पढ़ी, वहाँ पे मंत्रों का उच्चारण हुआ। तो ये जो हमारी साझी विरासत हिंदुस्तान की है, इस साझी विरासत को वहाँ पे दिखाया गया है, क्योंकि सारे धर्मों के लोगों ने मिलकर के देश को आजाद कराया है, देश को बनाया है। तो ये जो मैसेज प्रियंका जी को देना था, ये जो कहा जा रहा है कि प्रियंका जी हिंदू विरोधी है। ठीक है दीपक सोनकर जी, ठीक है सर, ठीक है मैम, मैं लौटूंगी आपके पास। सरिता जी फिर आऊंगी, फिर मौका दूंगी आपको, फिर रखना आप अपनी बात। सोनकर जी, अब सवाल इस बात को लेकर है कि वाकई क्या जनता त्राहिमाम कर रही है, और क्या इन तमाम चीजों का कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, जो तमाम उद्घाटन, तमाम जो शिलान्यास हो रहे हैं। और अब सवाल इस बात को लेकर भी है कि आखिर जो हालात और जो सिचुएशन है उसको किस तरह से आप आगे भुनाएंगे। महंगाई और ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं जिससे जनता त्राहिमाम कर रही है, और यही एक वजह है कि उसने जवाब भी दिया पंचायत चुनाव में। क्या काफी हद तक तस्वीरें साफ हो गई? क्योंकि कहा जा रहा था कि पंचायत चुनाव कहीं ना कहीं विधानसभा चुनाव का सेमीफाइनल है। क्या तस्वीरें साफ हो गई कि पूर्वांचल की जनता, उत्तर प्रदेश की जनता क्या सोच रही है, उसके मन में क्या है? भले ही आप सीएम योगी आदित्यनाथ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नारा बुलंद करते रहे, सॉफ्ट हिंदू का नारा या फिर अग्रेसिव हिंदू का नारा बुलंद करते रहे, लेकिन पंचायत चुनाव ने काफी हद तक तस्वीरें साफ कर दी है क्या? देखिए रूबी जी, यहाँ तस्वीरें तो विधानसभा के चुनाव में ही साफ हो गई। समझ में आ गया 2022 में से सरकार बनने वाली है। जैसे हमारे मित्र अभी भाई जी कह रहे थे, उत्तर प्रदेश सरकार ने ऐसे 9 लाख परिवारों को भी आवास देने का काम किया है, और आवास के साथ साथ तो जल, बिजली का गैस कनेक्शन, उज्ज्वला का गैस कनेक्शन, माने हर गरीब परिवार। सुन लीजिए भैया अरविंद जी, गैस कनेक्शन की आप बात कर रहे हैं। महिलाएं कह रही है कि सिलेंडर तो मिल गया, लेकिन उसे रिफिल कौन कर रहा है 1000 रुपए में? अरविंद जी मैंने आप सुना, आप 10 सेकंड पहले सुन लीजिए, मैं मुद्दे पे जा रहा हूँ, वहीं पर आ रहा हूँ। ऐसे काम किया उत्तर प्रदेश के अंदर, ऐसे 9 लाख परिवारों को मैंने बताया, आपको छत देने का काम किया, गरीबों को देने का काम किया।
आज उत्तर प्रदेश की जनता जान रही है कि कुकरमुत्ते जब चुनाव आता है तो कुकरमुत्तों की तरह जनता के बीच में जाना शुरू कर देते हैं, अपनी अपनी योजनाओं को लाना शुरू कर देते हैं। और भारतीय जनता पार्टी हमेशा से जनता के बीच में रह करके उनकी समस्याओं को जान करके, उनके मुद्दों को समझ करके उनकी योजना उन तक पहुंचाने का काम करती है। ये मुंगेरी लाल के सपने आप 2022 सर, ये तो आप लोगों को भी कहा जा सकता है ना कि विधानसभा चुनाव आते ही शिलान्यास और उद्घाटनों का दौर शुरू हो जाता है, दौरों का दौर शुरू हो जाता है, रैलियों का दौर शुरू हो जाता है। उससे पहले क्यों नहीं होते ये उद्घाटन? शुरू हो गया था हमारा योजनाओं का विकास, योजना देने का काम सरकार बनने के शुरू हो गया था। आप लोगों से पूछना चाहता हूँ कि इस तरीके से आप जब लोकसभा चुनाव होता है तो आप शिलान्यास कर देते हैं और जब चुनाव सर पे आ जाता है तो उद्घाटन कर देते हैं। एक तीर से दो निशाने नहीं साधते हैं क्या? नहीं, उद्घाटन तो लगातार सरकार बनने के तुरंत बाद ही उद्घाटन होना है। आप समझ लीजिए कि उत्तर प्रदेश में इस बार भारतीय जनता पार्टी विकास की योजनाओं के ऊपर, विकास के मुद्दे के ऊपर चुनाव 2022 में बड़े बहुमत से 300 पार से ज्यादा सीटों से चुनाव जीतने जा रही है। आप लोग ये ठीक से महसूस कर लीजिए और जानिए। सर, पश्चिम बंगाल में भी आप बहुत अच्छे मार्जिन से सत्ता पर काबिज होने वाले थे, लेकिन हालात क्या रहे ये सबने देख लिए हैं। तो इसलिए दावे और वादे का दौर तो सभी पार्टियां करती है। सत्ता पे काबिज हो जाइए, उसकी बात कहेंगे। अरविंद जी कुछ कहना चाह रहे हैं, सुन लेते हैं। अरविंद जी। तो मैं केवल एक चीज कहना चाहता हूँ, अगर किसी व्यक्ति ने 4.5 साल बहुत अच्छा काम किया, जिस तरीके से इनका जो है ये बखान करते हैं, तो ये सर उठा के जनता के बीच में जाते, ना कि इस टाइम जनता को प्रलोभन और भ्रम में फंसाने का काम करते। आज ये केवल जितने भी शिलान्यास हो रहे हैं, इन्हें पता लगाए रहो पत्थर, लगाए रहो पत्थर, कौन देख रहा है कहाँ पत्थर लग गया। अखबार में मीडिया पे न्यूज आ जाएगी, भैया आज एक जो है और शिलान्यास कर दिया। अब कौन पत्थर गिनने जा रहा है, कौन? अब आपको बताओ हो क्या रहा है। एक कहते साहब हमने बनारस का विकास कर दिया, ठीक। अब यहाँ फरुखाबाद में बैठे हुए लोग सोचे हाँ यार बनारस का तो विकास हो सकता है, उधर दूसरे जिलों में भी यही सोचते हैं। और बनारस वाला जो सोचता है यार हमारा तो कुछ हुआ ही नहीं। यही स्थिति अयोध्या की है। और आपको बता दूं, पंचायत चुनाव में 3050 सीटों में से 665 सीटें तो जीते थे। 768 सीटें जो है समाजवादी पार्टी जीती थी और 1150 सीटें जो है वो निर्दलीय उम्मीदवार जीते थे। हाँ, लेकिन गुंडागर्दी और अराजकता के दम पे 90% से ज्यादा पंचायत अध्यक्ष जो है वो भारतीय जनता पार्टी के बने थे। तो मैं आपको बताऊं, जनता ने तो अपना मत बिल्कुल क्लियर कर रखा है। अब की बात 300 पार और अखिलेश की होगी सरकार। अखिलेश की होगी सरकार। सरिता जी क्या कहेंगी? इस बार भी क्या सब साइकिल पे ही सवार होने वाले हैं क्या? झूठ बोल रहे हैं। देखिए पेट्रोल डीजल के रेट आप देखिए कितना ज्यादा बढ़ा हुआ है, लेकिन जनता कि अखिलेश जी भी हमारे सवालों पे नहीं लड़ रहे हैं, भाजपा तो हमारा उत्पीड़न कर ही रही है। पंचायत चुनाव में देखिए बात है कि पंचायत चुनाव में जो भी रिजल्ट इनको मिला हो, लेकिन क्या सपा को हिम्मत हुई, अखिलेश जी को हिम्मत हुई कि अपना जो है यहाँ पे जिला पंचायत अध्यक्ष लड़ा सके? तो ये जो पूरी मिली भगत बीजेपी के साथ सपा की भी चल रही है, जनता देख रही है इस बात को कि ये जो कांग्रेस वाले बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और सच में अभी जनता कह रही है कि भाई अखिलेश जी आप क्यों नहीं निकल रहे हैं घर के बाहर। लेकिन बात तो ये भी कहा जा रहा है ना, ये भी कही जा रही है सरिता जी कि अगर प्रियंका गांधी प्रचार कर रही हैं या फिर कांग्रेस को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही हैं, वो तो लोकसभा चुनाव से पहले भी कर रही थी। अमेठी की सीट हार गए राहुल गांधी, वहीं पे प्रचार करने गई। रायबरेली और अमेठी में प्रचार करने गई थी, वही सीटें हार गए। सिर्फ रायबरेली तो निकाल पाए आप। उत्तर प्रदेश की कमान संभाला है। आप देखिए जब से प्रियंका जी ने उत्तर प्रदेश की कमान संभाला है, यहाँ की ये प्रभारी बनी है, लगातार वो सड़कों पे आंदोलन कर रही है। उत्तर प्रदेश में हम नहीं थे, कांग्रेस की सरकार लंबे समय से उत्तर प्रदेश में नहीं है। और वही तो एक सवाल है, इस बंजर जमीन पर कैसे खेती की जाएगी? लेकिन आप तो 3 दशक से सत्ता से बाहर हैं। लेकिन जब से प्रियंका जी उत्तर प्रदेश की सड़कों वो उत्तर प्रदेश की कमान संभाली, आप देखिए ईमानदारी से कौन किसके सवाल पे लड़ रहा है। अभी प्रियंका जी ने कल घोषणा किया कि हम महिलाओं को आगे देना चाहते हैं। आप लोगों को लग रहा है कि ये चुनावी घोषणा हो सकती है, 40% जो है सीट
महिलाओं को देगी कांग्रेस। ये चुनावी घोषणा हो सकता है, लेकिन आप ध्यान दीजिए कि महिला मुद्दों पे उत्तर प्रदेश की सड़कों पे कौन ईमानदारी से लड़ रहा है। उन्होंने उनका भी नाम लिया है, जो सड़क पे आधी रात से प्रियंका जी को 2 पुलिसकर्मी अरेस्ट कर रही थी। उनको ये जो चिंता है प्रियंका जी की, हेल्पलाइन सच में उत्तर प्रदेश की तस्वीर हमको बदलना है। ये तस्वीर जो उत्तर प्रदेश को बदलने की सपना है प्रियंका जी को लेकर, महिला सशक्तिकरण में जो अपने आप एक मील का पत्थर साबित हुआ उत्तर प्रदेश की महिलाओं के लिए। जनता के बीच में जा रही है, नीचे जा रही है, लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं। उसका नतीजा मैं फिर से कह रही हूँ, ये जो पूर्वांचल की रैली, सच में हम लोगों ने भी इतना एक्सेप्ट नहीं किया था कि इस तरह की सब डर गए पूर्वांचल की रैली से। तरीके से जनता निकल, बीजेपी भी डर गई, सपा भी डर गई। हमारी जितनी भीड़ हमारी फील्ड में थी सर, लेकिन उस दिन लोगों को फायदा हुआ है, ज्यादा जनता जो है अच्छा रैली। लेकिन इसमें मत बोलिए अरविंद जी, पूर्वांचल की सीटों पर तो सबकी नजरें हैं ही, लेकिन इस बार AIMIM भी अपनी प्रत्याशियों को उतार रही है। सोनकर जी, उसका फायदा किसे मिलेगा? ओवैसी जी को तो अच्छे से लोग समझ रहे हैं। सोनकर जी, जो बीजेपी, इसका फायदा किसे मिलेगा? जहाँ जहाँ कांग्रेस मजबूती से बीजेपी के खिलाफ लड़ती है, ओवैसी जी आ जाते हैं लड़ने के लिए। तो आपको मिलेगा क्या अरविंद गुप्ता जी? सपा को मिलेगा? मैं कह रही हूँ आपसे, वो भी भ्रम में नहीं रहने वाला है। वो भी कह रहा है कि ओवैसी जी का जो असली चेहरा, जनता जानती है, आंदोलन करते हैं, क्यों नहीं वो बीजेपी के खिलाफ खुल करके बोलते हैं। सरिता जी, ठीक है। और अगर इस तरीके से मुसलमानों को टारगेट उत्तर प्रदेश, ठीक है। सरिता जी अपना स्पीच तैयार करके आई है कि कितना उन्हें बोल के जाना है। ठीक है, हो गया सरिता जी, हो गया। मेरे पास वक्त की भी कमी है। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। चलिए, इसी के साथ लोकतंत्र में इतना ही। नमस्कार।